हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं जिसमें कुछ गहराई से जानकारी हासिल करने की जरूरत होती है। मीडिया स्टार वर्ल्ड चूंकि इंटरनेशनल खबरों को ज्यादा कवर करता है और आप लोग उसे पसंद भी करते हैं, इसलिए हम अक्सर इंटरव्यूज में भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी बात करते हैं। अभी एक हाल ही में एक बड़ी अहम खबर ये रही कि अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल का मुकदमा जो है, जो उनकी वाइफ या मंगेतर ने अमेरिका में दाखिल किया था, उस मुकदमे से उन्होंने माफी दे दी है। ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है। बड़ी तब्दीली इसलिए कि अब से पहले जो बाइडन पैरिया स्टेट और जालिम और मैं उनसे बात नहीं करूंगा, फोन पे बात नहीं करूंगा, मिलूंगा नहीं, ये सब कह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें मुकदमे से माफी दी है। ये अमेरिका का एक अपना एक तरीका है। वो ये कहता है कि मैं यानी हमारे नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कोई दोस्ती परमानेंट है, ना कोई दुश्मनी परमानेंट है। तो इस मौजू पर बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, और उसके अलावा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे किस तरफ जाएंगे अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात। इसी मौजू पर हमने अब से पहले श्रीनगर से माजिद हैदरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, से बात की थी। आज भी मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो खेल या प्राइम मिनिस्टर बनने का जो खेल है वो इसीलिए है कि अमेरिका में मुकदमा चल रहा है और उससे जान माफी और कोई रास्ता ऐसा निकालने की कोशिश है कि वहां से बच सके कानूनी पकड़ से। माजिद हैदरी साहब मेरे साथ आज फिर मौजूद है श्रीनगर से, जिन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब। आप बताइए कि ये जो कुछ आपको शक शुबा था वो पूरा हो गया, जो बात आपने अक्टूबर में कही थी। अब आप क्या कहते हैं, आगे किस तरफ चलेगा सिलसिला? अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात खराब होने की भी कुछ खबरें आती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस खास मौजू पे आपने मुझे अक्सर बात करने का मौका दिया। और हमारा जो इस डिबेट में, जो इस डिस्कशन में, जो इनफैक्ट जो हमने रिजॉल्व किया था कि ये जो मामला है ये सारा ये एमबीएस को जो अमेरिका में केस चल रहा है उनका वाशिंगटन में, उसी के मुतालिक है, तो वही सही भी साबित हुआ। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया तो चीजों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिस्टॉर्ट करता है, तो आम हमारे नाजरीन को, रीडर को, ये पता नहीं चलता कि हकीकत क्या है खबर। तो इस मामले में खबर यही थी, हकीकत यही थी कि जो सारा एमबीएस का अपने आप को प्राइम मिनिस्टर खुद बनाने का मामला था, वो यही था कि जो वॉशिंगटन के कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है, जो कि जमाल खशोगी की मंगेतर कहें हम उन्हें, उनकी बीवी के, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शहादत से 2 दिन पहले उन्होंने उस खातून से शादी की थी। तो उस खातून ने वॉशिंगटन के कोर्ट में टीवीपीए के अंडर केस किया था। यहां देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी, कुछ अरसे से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच शतरंज की चालें, हल्की लेवल की शतरंज की चालें चली जा रही, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि सऊदी अरब अब बेवफाई शुरू कर रहा है, वो अपने नए यार दोस्त ढूंढ रहा है और अमेरिका के इंटरेस्ट उससे हैम्पर होते हैं। और सऊदी अरब को ये लग रहा है कि जो मेरा 75 साल का ये यार है, जो मेरा आका है, कोट अनकोट आका है, वो आका मेरी जान बचाने के लिए काफी नहीं है, मुझे नए आका तलाश करने होंगे, वो रशिया हो, चाइना हो, कोई हो। तो सऊदी अरब की वो परेशानी थी। तो अब इसके बीच क्योंकि अमेरिका के सबसे पहले फाइनेंशियल, मॉनेटरी, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है सऊदी अरब के साथ, तो अमेरिका को लगा कि कहां से हम इनको ये क्रश करना शुरू करें, थोड़ा बहुत कहां से हम इनको क्रश तो नहीं, खैर टाइट करना शुरू करें। तो मामला यही हुआ कि जो जमाल खशोगी का जो कत्ल हुआ, पर बहुत बेदर्दी से कत्ल हुआ, ये सारा मामला वहीं से शुरू हुआ। तो अमेरिका में उस टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये मामला बनाया कि नहीं जी, एमबीएस जो है, एमबीएस देखें, हर मुल्क में वोट ढूंढने के लिए ना एक आजकल एक इंटरनेशनल एक मामला चल रहा है कि एक दुश्मन एक चाहिए होता है, दूर मुल्क में कोई दुश्मन एक विलन बनाना होता है। तो जो बाइडेन ने तब से ही विलन बना लिया था एमबीएस को, कि भाई एमबीएस ने कत्ल किया है, एमबीएस को मैं सजा दूंगा। अब जो बाइडेन ने जो बात कही थी, ये कोई हेर से पर बात नहीं थी कि जी एमबीएस ने कत्ल करा है। बिल्कुल जो टर्की की, जो जब इस्तांबुल में वहां पे सऊदी की एम्बेसी में कत्ल किया गया जमाल खशोगी को, तो वहां का बाकायदा जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दी टर्की की सरकार ने, और जो बाकी उन्होंने दस्तावेज दिए जो अमेरिका के पास भी भेजे गए फॉर्मली,
उसमें साफ साबित हुआ कि एमबीएस ने वहां पे 8 से 1 दर्जन के करीब अपने वो कंट्रैक्ट किलर, जिसको अपनी देसी जबान में वो सुपारी लेने वाला कहते हैं, तो एमबीएस ने सुपारी दी इन लोगों को, जमाल खशोगी को, बड़ा बेदर्दी से कत्ल करने की। और मामला कैसा था, क्योंकि व्यूअर्स को आज बड़ा इंटरेस्ट लगेगा सुनने में फिर से, कि जो अभी जो दिल्ली में जो श्रद्धा का मामला हुआ है, जो आफ्ताब एक कातिल पे इल्जाम है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया है और उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे, तो कितना बेदर्द कत्ल लगता है इंसान, मतलब इंसान को कम नहीं छिड़ती है ये बात सुन के। लेकिन जमाल खशोगी का कत्ल एमबीएस ने कैसे कराया कि उनने वो औजार सऊदी अरब से साथ लाए थे सूट केसेस में, कि सबसे पहले जमाल खशोगी को वहां पे सऊदी एम्बेसी में अंदर बुलाना है किसी एक मामले पे कि भाई तुम्हें इन 2 दस्तावेज पे अंदर आना पड़ेगा, कुछ दस्तखत करने, क्लेरिफिकेशन करनी। अंदर बुलाया गया, अंदर बुला के उनका कत्ल किया गया, कत्ल करके उनके टुकड़े किए गए, टुकड़े करके ऐसे टुकड़े किए गए, वो मैकेनाइज्ड आरियां भी साथ ले गए थे सऊदी अरब से ही, हालांकि अमेरिकन मेड ही होती वो आरी, लेकिन सऊदी अरब से साथ ले गए थे। उसके बाद उनका लिक्विड, जैसे आपने तो काफी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की थी, उसमें तो लिक्विड बना करके उन्हें नाली में वहां बहा दिया गया, क्योंकि कहीं लाश हाथ ही नहीं आई। तो फाइनली टर्की की सरकार ने ये रिजॉल्व किया कि भाई उनकी लाश को फाइनली कुछ केमिकल्स में, क्योंकि कुछ जेरिकेन वगैरह भी साथ ले गए थे, उसमें ऐसे एसिड डाले गए कि उनकी लाश को बाद में पानी बहा के चला दिया। यहाँ तो श्रद्धा के फिर भी 35 टुकड़े कहीं ढूंढने की कोशिश है, लेकिन जमाल खशोगी दुनिया का एक वाहिद केस है, एक ऐसा कत्ल है जिसकी लाश कभी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि अगर जलाई भी जाए लाश तो हड्डी का कुछ हिस्सा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा पानी बना गया। तो ये बहुत ही, जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे इसी मुताल्लिक। हाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता था, कुछ चीजें तो आपने बताई। मैंने चूंकि बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्टिंग की थी उस वक्त, उनकी जो वाइफ या मंगेतर थी, जो अब अमेरिका में है, उनका नाम वहाँ के तुर्की के लिहाज से तो जरा मुख्तलिफ प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन खदीजा चंगेज जो हम समझ सकते हैं अपने हिंदुस्तानी और यानी इस इलाके के लिहाज से, उनका वो बाहर बैठी थी और एप्पल घड़ी उन्होंने बांधी हुई थी, और उस एप्पल घड़ी की में रिकॉर्डिंग ऑन करके गए थे वो, और वो रिकॉर्डिंग उन्हें बाहर मिलती रही। वो उसी की मदद से, ऐसे कुछ इशारे मिले थे कि तुर्की की खुफिया एजेंसियों को ऑडियो मिली है, और वो ऑडियो बाकायदा शेयर की थी यूनाइटेड नेशन के साथ और कई मुल्कों के साथ। इसी के बीच में एक रिपोर्ट ये भी थी कि जो किलर्स थे, जो कत्ल कर रहे थे, वो स्काइप कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए सऊदी अरब में मुसलसल इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। और एक रिपोर्ट ये भी थी कि उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त, मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर वो व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे थे। ये इस तरह से लिंकेज बनता है। और बहुत से लोग अब भी ये कहते हैं कि वो अमेरिकी सरकार को चाहिए कि, क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे, उनकी सिटीजनशिप थी या नहीं थी, लेकिन उनको मदद करनी चाहिए थी, इंसाफ दिलाना चाहिए था। लेकिन अब अमेरिका यहां तक पहुंच गया कि माफी तक पहुंच गया। अब अब आगे बताइए कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ब्लैकमेल की कहानी है। अमेरिका के उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो इस कत्ल के महज 15 दिन के अंदर रियाद में थे, और जिस दिन वो रियाद में थे उस दिन $100 मिलियन बैंक से ट्रांसफर किए थे सऊदी अरब से अमेरिका को। तो ये एक तरह से, मैं उस वक्त भी कहा था कि ये ब्लैकमेलिंग हुई है, और इसी तरह से तुर्की ने भी ब्लैकमेलिंग की है। तो ये तो बहरहाल सियासी और पैसे के फायदे वाली बात थी। अच्छा, मैं अब ये बात मालूम करना चाहता हूं आपसे कि ये जो अब माफी का जो ऐलान हुआ, उस पर खदीजा चंगेज ने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक बार फिर इस फैसले के बाद उनकी मौत हुई है, यानी एक बार फिर उन पर उसी किस्म की तकलीफ और गम का मौका है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद थी कि इंसाफ की किरण अमेरिका से मिलेगी, लेकिन अब फिर से जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो पैसे के इंटरेस्ट हैं, वही जीत गए, इंसाफ नहीं मिला। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? काज़मी साहब, जब हम इंसाफ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इस्लामिक रिपब्लिक सऊदी अरब ने कौन सा इंसाफ किया इस केस में। नहीं, मैं उसे रिपब्लिक नहीं कहा जा सकता। सॉरी, जी बिल्कुल, वो तो किंगडम है।
हाँ। देखिए उसमें क्या मामला हुआ कि जो इस्लामिक किंगडम जो है सऊदी अरब, उसमें एक मामला रहा कि उनने भी तो इंसाफ नहीं किया ना इस केस में। सबसे पहले जिस जगह के लोगों पर यह कत्ल का इल्जाम लगा, वहां की सरकार ने एक इन कैमरा ट्रायल जिसको कहते हैं, एक सीक्रेट ट्रायल, इन कैमरा तो फिर भी कहीं होता है कि उसका रिकॉर्ड होता है, ये तो एक सीक्रेट ट्रायल हुई जिसमें कुछ लोगों के मुतालिक कहा गया जी कि हम इनको सजाए मौत देंगे और एमबीएस का कोई हाथ नहीं है। वो कुछ लोग कौन थे वो नाम कोई नहीं जानता, और उन कुछ लोगों के मुतालिक बाद में जमाल खशोगी के जो बच्चे हैं उन्होंने कहा जी हम इन्हें माफ करते हैं, तो इन्हें आप ये जो कत्ल की सजा है, जो कि सऊदी अरब में सर तन से जुदा कत्ल करने वाला जो मामला होता है वो होगा, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं वो करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद उन्हें इंसेंटिव दिए सऊदी अरब की सरकार ने। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मामला जो फाइनली हुआ वो ये है कि खुफिया तौर पे कुछ 8 लोगों को सजा दी गई है। वो कौन 8 लोग हैं वो कोई नहीं जानता, वो सऊदी की सरकार ने भी कभी लोगों को नहीं बताया, आवाम को नहीं बताया, कोई व्हाइट पेपर उस पर रिलीज नहीं हुआ। तो वो कहीं कहीं सुनी सुनाई बात है जी कि कुछ 8 लोगों को सजा दी गई है। कुछ को 20 साल उम्र कैद की सजा है, कुछ को 17 साल उम्र कैद की सजा। वो कुछ कौन 8 लोग है वो कोई नहीं पता, और जी एमबीएस का इसमें कोई हाथ नहीं है। भाई सबसे पहले आप मुझे बताइए, लॉजिक की बात है, वो 8 लोग किसके लिए जमाल खशोगी को कत्ल करने गए थे? उनका अपना कौन सा इंटरेस्ट था? वॉशिंगटन पोस्ट के लिए अगर कोई कॉलमनिस्ट कॉलम लिख रहा था तो उससे उन 8 लोगों का क्या इंटरेस्ट था? सीधी बात थी, जो जमाल खशोगी के जो कॉलम होते थे वो एमबीएस और अल सौद खानदान के खिलाफ होते थे। तो अगर कत्ल करने में इंटरेस्ट था तो अल सौद का था। तो मैं तो कहता हूं एमबीएस को ही क्यों, पूरे अल सौद फैमिली के खिलाफ ट्रायल होनी चाहिए थी। पहली चीज तो बेईमानी जो है वो सऊदी अरब से शुरू हुई। हम तो कहेंगे जी कि अमेरिका जी लिबरल मुल्क है, वो कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है, उन्होंने देखो इंसाफ नहीं किया। सबसे पहले जो किंगडम अपने आप को इस्लामिक कहती है उनने बेईमानी की, नाइंसाफी की, और ऐसे कत्ल पे बेईमानी की, अल्लाह उनसे तो हिसाब लेगा इस चीज का कहीं ना कहीं। अब दूसरी बात आती है अमेरिका की। देखिए अमेरिका का तो कोई ईमान है नहीं किसी चीज पे, कोई ह्यूमन राइट्स के लिए तो कभी वो बात नहीं करते, वो ढंढोरा पीटते हैं। वेस्टर्न मीडिया आपको बोलता है कि जी वो ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते हैं। अमेरिका तो वो मुल्क है जिसने वॉर फॉर पीस का नारा बनाया, मतलब जी हम जंग करेंगे अमन के लिए। आज तक दुनिया में नहीं हुआ था कि आप अमन के लिए जंग करोगे। अगर अमन है तो आपको जंग क्यों करनी है? लेकिन अफगानिस्तान के मामले में तो वही था, वॉर फॉर पीस। यहां पे बात आती है सबसे पहले टीवीपीए एक्ट क्या था। देखिए इस खातून के पास जो जिनको कि हम खतीजा कहते हैं या कैतिस चिंगेज कहते हैं, उनका सबसे पहले बात है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, ना अल सौद खानदान की तरफ से मिला। फिर वो क्या करती, उनने अपने ही मुल्क में टीवीपीए कानून का एक, टीवीपीए टॉर्चर विक्टिम प्रिवेंशन एक्ट 1991 में जॉर्ज बुश ने बनाया था। अब ये भी एक ड्रामेबाजी वाला कानून है। सबसे पहले क्रिमिनल सूट नहीं है, ये सिविल सूट है। सिविल सूट मतलब अगर कहीं पर किसी भी मुल्क में किसी वहां के ना अमेरिकन सिटीजन या नॉन सिटीजन को कहीं पर दुनिया के किसी भी मुल्क में टॉर्चर्स किया गया है, वो टॉर्चर हो या उसका कत्ल हो, और वो सरकार ने, वहां के स्टेट एक्टर्स ने किया हो, तो उन पर ये केस हो सकता है और उनने बाद में इसकी एक मॉनेटरी फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी है उस विक्टिम की तरफ। तो ग्वाटेमाला में ऐसा हुआ था कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके खिलाफ ऐसा था कि उनके खिलाफ रेप के और टॉर्चर के चार्जेस थे, तो एक दफा उन्हें कुछ 5 मिलियन या 10 मिलियन एक वो टीवीपीए में केस हुआ तो उन्हें देना पड़ा। तो यहां सबसे पहले एमबीएस को ना जेल जाना था, ना उसे फांसी दी जा रही थी, ना उसका सर तन से जुदा किया जा रहा था। अमेरिका में तो वो कानून भी नहीं, ना उसे सऊदी कर रहा था ये, ना ये होना था। लेकिन सबसे पहले ये सिविल सूट था। तो सिविल सूट क्या था, ये एमबीएस को एक इंटरनेशनल फोरम में जलील करने की एक प्लानिंग थी अमेरिका की, कि भाई हम इसको चाहें तो हम इसकी गर्दन दबोच सकते हैं सिविल सूट में। बाद में वो 1000 बिलियन डॉलर हो, कितना हो रकम, लेकिन जलील तो इंटरनेशनली उससे कर पाते। लेकिन क्योंकि एमबीएस अपने नए यार दोस्त ढूंढ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, एशियन रीजन में, तो एमबीएस को भी कहीं ना कहीं पता था कि मैं इस मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं फंस सकता हूं। तो एमबीएस ने क्या किया, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब एक बात सिंपल है, देखिए जी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मैटर करता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैटर करता है, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है वो आपके जुडिशियल सिस्टम को सरपास भी कर सकता है, वो आपके वहां के लेजिस्लेचर को सरपास भी कर सकता है, बाईपास भी कर सकता है। फाइनल अथॉरिटी अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है। अब जब ये कोर्ट में जो मामला गया, वॉशिंगटन कोर्ट में, सिंपल वॉशिंगटन कोर्ट ने पूछा, जब उनके पास अपील की, उन्होंने बोला भाई आपने अमेरिका की सरकार का इस पे क्या स्टैंड है? तो अमेरिका की सरकार ने खुद ही से कह दिया कि भाई वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसलिए अब हम उनको इम्प्यूनिटी देते हैं, उनके खिलाफ तो कोई केस हो नहीं सकता। भाई जो बाइडेन साहब, अगर आप इतना इंटरेस्टेड थे कि जमाल खशोगी के कत्ल में इंसाफ दिलाना है, तो आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल सकते थे कि नहीं, इसमें एक नया फ्रेश प्रोब होगा। जो सीआईए के पास जो फुल रिपोर्ट है जिसने कि ये टेस्टिफाई किया है कि जमाल खशोगी के कत्ल में एमबीएस का हाथ था, भाई हम उसके अंडर इसके खिलाफ ट्रायल करेंगे।
हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मामले को ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका का वो प्रेशर टैक्टिक था। और यहां पर एक पॉइंट था कि एमबीएस एक स्टेप आगे रहा, उसने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाया और जुडिशियल सिस्टम में वो नहीं रहा। अब जो बाइडेन ने दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का जो एग्जीक्यूटिव पावर उसके हाथ में, वो उसने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उसने इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका के साथ उनका रिश्ता बना रहे। जैसे हमने पिछली दफा भी बात की कि कुछ भी हो, जैसे तैसे अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने जैसे तैसे ऊंच नीच थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ये कभी एक दूसरे का रिश्ता नहीं तोड़ सकेंगे। इनकी डिपेंडेंसी है, वही डिपेंडेंसी आज दिख रही है। अभी सऊदी अरब में मान लिया है कि जी हम ओपेक में हम जो ऑयल प्रोडक्शन है वो जैसा आप बताओगे हम वैसा ही चलेंगे, हम उसमें कोई वायलेशन नहीं करेंगे। ये कब आई है? ये अभी रिसेंटली आई, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी कि भाई एमबीएस को जलील नहीं करना है। और इन्हीं दिनों अभी हाल ही में पिछले, अब जब हमने डिस्कशन किया था, हमने वहां पे हेलोवीन इवेंट की भी बात की थी। तो एमबीएस उनको दिखा रहा है भाई मैं सब कुछ कर रहा हूं, जो जैसा आप कॉस्मोपॉलिटन बनाना चाह रहे हो इस पाक मुतबरक सरजमीन को, मैं उतना इसे कॉस्मोपॉलिटन बना रहा हूं। मैं हेलोवीन भी कर रहा हूं, मैं पब भी खोल रहा हूं, मैं डिस्को भी खोल रहा हूं, मैं सिनेमा हॉल भी खोल रहा हूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, बीचेस खोल रहा हूं, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी आप चाहते हो कोट अनकोट वैसा भी कर रहा हूं। तो एमबीएस से तो सारा मामला उनके लिए किया। और यहां सबसे बड़ी बात थी जो वो इंटरनेशनली जलील हो रहा था, और जलील करने में एमबीएस को सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का रहता, और अमेरिका ने फाइनली सरेंडर कर दिया। और जो आपने बात कही कि सिर्फ जमाल खशोगी की मंगेतर या बीवी ने लानत मनामत की है अमेरिका की सरकार की, सिर्फ उसी ने नहीं की। वॉशिंगटन पोस्ट के तो फाइनली उन्होंने फॉर्मल अपना स्टेटमेंट इजरा किया है कि अमेरिका की जो कोट अनकोट अपने जो इथॉस है ह्यूमन राइट्स के, जस्टिस के, वो सब जो बाइडेन ने खत्म कर दिए। और अच्छा, जो बाइडेन क्या जी जी जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि देखिए ट्रंप तो बहुत ही एक तरह से अगर सादा जबान में कहा जाए तो वो तो बिल्कुल खुल करके बात करता था। वो अपने अपने एडवाइजर से भी नहीं पूछता था कि कितनी बात बोलनी है कितनी नहीं बोलनी। उसके बयानात से मालूम होता था। तो वो बहुत खुल करके कहता था कि मैं ताल्लुकात खत्म नहीं करूंगा, अगर हम ताल्लुकात खत्म करेंगे तो ये पूरी सारी डिफेंस डील जो है वो चाइना और रूस को चली जाएंगी, हमारा नुकसान होगा, हम क्यों करें, वो बहुत खुल करके कहता था। लेकिन अब ये बाइडेन एक बार अपना इंसानी चेहरा दिखाने की कोशिश, उसके बाद फिर उसके साथ आगे बढ़ जाना, इसमें तो कीमत और ज्यादा ली गई होगी। ये नॉर्मल अगर आदमी सीधा सीधा कारोबारी हो तो डील हो जाती है, जितने भी लेना देना हो। अब एक तरह से आपने अपने आप को ह्यूमन दिखा करके, उसके खिलाफ दिखा करके, उसके बाद जब आपने सौदा किया होगा तो फिर तो कुछ ज्यादा ही कुछ लेन देन हुआ होगा। आपको क्या लगता है इसमें? जी, लेन देन के बगैर तो अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा बनिया है, और सबसे बड़ा जो उनका जो वो गुलाम टाइप जो मार्केट है वो उनका सऊदी अरब है। तो अमेरिका की सरकार या वहां के पॉलिटिशियंस या वहां के जो जो पावर सेंटर में जो लोग होते हैं, उनकी हमेशा अमेरिका के साथ एक अंडरकवर डील रही है। लेकिन वो अंडरकवर डील कितनी है, वो कितने बिलियन या कितने ट्रिलियन डॉलर्स सऊदी सरकार ने जो बाइडेन या उसकी पार्टी या कुछ उनके स्टेक होल्डर्स की तरफ दिए होंगे, वो तो हमें पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि सऊदी की किंगडम ने किया। किंगडम ने एमबीएस के जमाल खशोगी के कत्ल का भी फैसला किया। वो क्या किया वो आज तक किसी को पता नहीं है। तो सऊदी की सरकार जो है वो क्या करती है वो तो किसी को पता नहीं चलता ना। वो बाद में कभी अगर सीआईए चाहेगी, जब जिस दिन सीआईए का मूड होगा, अमेरिका की सरकार का मूड होगा, या कोई वहां पे रिपब्लिकन्स की सरकार होगी, उस टाइम हो सकता है वो जो बाइडेन के इनको काउंटर करना चाहे, तो हो सकता है तब कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट 1,000 मिलियन डॉलर जो थे वो फलाने के अकाउंट में गए थे। लेकिन तब तक हमें पता नहीं चलेगा, और जब हमें पता चलेगा जब अमेरिका या इजराइल ये चाहेगा, उसके बगैर हमें कभी पता नहीं चलेगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के और एमबीएस के ताल्लुकात बहुत नजदीकी थे। और अभी एक कल परसों की खबर है कि ट्रंप का जो अपना कंपनी है उसके और सऊदी अरब की एक बड़ी एस्टेट कंपनी ने मिलकर ओमान में किसी बड़े प्रोजेक्ट को साइन किया है। तो वो ताल्लुकात अब भी चल रहे हैं। जब वो ट्रंप ये कह रहे थे कि जो जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उसको रिग कर दिया गया है, उसको चोरी कर लिया गया है, उस वक्त भी एमबीएस की तरफ से ये कहा गया था कि आप मुकदमा लड़ो, मुकदमे का खर्चा हम देंगे। यानी ट्रंप के और एमबीएस के ताल्लुकात अब भी हैं, उससे ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और अब वो 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी कैंडिडेसी का ऐलान कर दिया है। तो इस सब के बीच में ये जो अभी मौजूदा जो बाइडेन है उनके साथ सऊदी अरब
कितना आगे बढ़ेगा, वक्त गुजारेगा, ट्रंप को वापस आने का इंतजार करेगा, क्या कुछ है? मतलब वो जो सियासत है उसमें कितना सऊदी अरब अमेरिका की सियासत में कितना इन्वॉल्व है, या कितना इसको ये अपने फायदे का इंतजार कर सकता है? जी देखिए काजमी साहब, सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, बहुत ही मंजे हुए बिजनेसमैन है। उनको ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर प्रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करने से, नॉमिनेट होने से पहले भी था। तो सबसे पहले वो बिजनेसमैन है। और मैंने इनमें एक चीज देखी कि जैसे हमारे मुल्क में एक सियासतदान को पप्पू नाम दे दिया गया उनके बड़ा ही अच्छा विजन होने के बावजूद, अमेरिका में पिछले 5 साल में क्या हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का पप्पू बना दिया गया था। लेकिन जब आप उनकी बातचीत देखेंगे ना, मुझे लगता है आज तक का सबसे प्रेग्मेटिक, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे लॉजिकल प्रेसिडेंट जो था वो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई सबसे पहले हम हर मुल्क में पुलिसमैन नहीं रहेंगे, क्लियर कट बात की, और बोला हमारे को तो विड्रॉल करना है, क्या करना है हमारे सामने करना है। दूसरी चीज, बिजनेसमैन थे और अपने मुल्क के लिए आज तक की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में सऊदी अरब के साथ की। और अभी भी वो अगले 15 साल के लिए वो जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, डिफेंस के इंटरेस्ट है, वो अगले 15 साल के लिए सिक्योर्ड है अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पहले इंटरेस्ट था, और अगर उन्होंने जब सरकार को इंटरेस्ट, सरकार को, अमेरिकन स्टेट को फायदा उसका दिया, नेशन स्टेट को, तो कहीं ना कहीं उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट करें कि ये चीजें जो होती है, फिर से देखें, ये क्लासिफाइड बातें होती हैं, ये बैक चैनल डिप्लोमेसीज की बातें होती हैं, ये सब तो कभी मीडिया तो सामने लाता नहीं है। लेकिन इसमें इंसान को एनालाइज करना पड़ता है कि एक बिजनेसमैन को जब तक अपना पर्सनल फायदा भी नहीं होगा, तब तक वो आगे इतने ज्यादा, जो कहते हैं ना, एक स्टेप बढ़ के आगे जाके अच्छी दोस्ती नहीं बनाएगा। और यही दोस्ती तोड़ने के लिए जो बाइडेन ने क्या किया था, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप के पहले से एमबीएस से बहुत अच्छे ताल्लुक थे, बल्कि एमबीएस को बहुत ज्यादा प्रमोट करने में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था कि भाई ये एक नए विजन के साथ आया है, फलाना फलाना वगैरह वगैरह। लेकिन जो बाइडेन ने क्या किया था, क्योंकि जो बाइडेन के हाथ जमाल खशोगी के केस का मामला आया था, तो जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की उस रिलेशन को तोड़ने में और सबटॉज करने में लगा था। लेकिन आज जो बाइडेन साहब उसी लाइन पे वो भी चल रहे हैं। तो शॉर्ट में पता चल रहा है भाई, अमेरिकन नेशन स्टेट के अपने इंटरेस्ट है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फिश इंटरेस्ट है। अमेरिका के हमेशा पिछले 75 साल में सेल्फिश इंटरेस्ट रहे हैं। 75 साल पहले तक कॉलोनियल इंटरेस्ट होते थे ब्रिटिश एम्पायर के, अब कॉलोनियल नाम हट गया, लेकिन अमेरिका के वैसे ही सिमिलर इंटरेस्ट जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, और सऊदी अरब उसकी बेस्ट मिसाल है। अच्छा, इसमें एक और पहलू है, वो ये कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अपने ताल्लुकात इनके साथ रखे, और अब भी वो बाकायदा मेंटेन रखे हुए हैं, इसमें आगे आगे अभी आपको सऊदी यानी हर हाल में, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो व्हाइट हाउस में, सऊदी अरब के इंटरेस्ट या सऊदी अरब से फायदा उठाने का सिलसिला, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। वो इसी तरह से जारी रहेगा, या वो जो अलग रास्ता ढूंढने की कोशिश चीन और रूस की तरफ सऊदी अरब की थी, वो डाइल्यूट होंगे अमेरिका के साथ ताल्लुकात? क्या कुछ है आने वाले वक्त में, क्या उम्मीद है? देखिए जी, अमेरिका को पता है कि सऊदी अरब को यहां से कैसे पकड़ के रखना है, अमेरिका ने पकड़ के रखा है। लेकिन सऊदी अरब अब आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था कि सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता अपने नए एलाइज कुछ लेवल, कुछ हद तक के बना रहा है, और उसके वो 2 एलाइज चाइना और रशिया बनते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि डिफेंस जो है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस नेटवर्क पूरे का पूरा सऊदी अरब का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, बिल्डिंग ब्लॉक सऊदी अरब का अमेरिका है। तो सऊदी अरब की डिपेंडेंसी अमेरिका पर रहेगी, जब तक अमेरिका चाहेगा उसकी रहेगी डिपेंडेंसी। और देखिए एक बात, जमाल खशोगी का केस भी कैसे हुआ, जमाल खशोगी का केस जो इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ, वो अमेरिका ने चाहा उस वक्त, अमेरिकन मीडिया ने चाहा, वेस्टर्न मीडिया ने चाहा तो हाईलाइट किया। वेस्टर्न मीडिया को 2 ही ताकतें इन्फ्लुएंस करती हैं, या इजराइल करता है या अमेरिका करता है। ओपन सीक्रेट है, नेटो में तो और कोई ताकत नहीं है जो इनको, वेस्टर्न मीडिया को इन्फ्लुएंस करे। तो अमेरिका जब चाहता है कान खींचता है। वरना आप सबसे बड़ी बात देखिए, जब 9/11 हुआ तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो वहां पे अटैकर्स, जो सुसाइड अटैकर्स जो थे, जो उस जहाज में थे, मेजॉरिटी उनकी सऊदी वो थे, ओरिजिन के थे। तो अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी सऊदी अरब से उसके बाद?
अफगानिस्तान का तो कोई बेसिकली अफगानिस्तान का तो कोई वो सुसाइडल टेररिस्ट था भी नहीं उसमें, लेकिन जंग किससे हुई? अफगानिस्तान से। सऊदी अरब से तो एक जंग भी नहीं हुई। लेकिन हमने सुना था कि 2 महीने पहले बात फिर से आई थी कि जब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में थोड़ी सी नाचाकी थी, तो उन दिनों फिर से खबर आई थी जी कि वो फलाना जो सुसाइडल पायलट था वो तो सऊदी अरब के ओरिजिन का था। तो मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में वो खबरें आनी शुरू हुई थी। कितने साल बाद? 21 साल बाद। तो अमेरिका के पास ये चीजें, अपनी फाइल्स बनी होती हैं, बल्कि आजकल तो अब सीडीज बनी होती हैं अमेरिका के पास। उनके पास हर एक की सीडी, हर काम की सीडी है। वो जब चाहें जो सीडी निकालते हैं, उनको दिखाते हैं, भाई हम आपको इस मामले में या तो फंसाएंगे या जलील करेंगे या बर्बाद करेंगे। वो अमेरिकी अमेरिकी एजेंसियों ने ये बताया हुआ है, गूगल पे कोई भी देख सकता है कि 2001 वाला जो 9/11 टेरर हमला था, उसमें 19 में से 15 सऊदी एक्यूज थे जिनका नाम लिया जाता है। तो ये अभी एक और बहुत दिलचस्प है, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि देखिए, जमाल खाशोगी, एक तो ये कि वो बहुत ही एक जमाने में लॉयल थे इस सऊद खानदान के, और वो लंदन में भी एक डिप्लोमेट के तौर पर काम कर चुके थे। वहां एक अखबार था अल वतन, उसके एडिटर भी रह चुके थे। उसके अलावा जब ये एमबीएस क्राउन प्रिंस बने, तो उसके बाद यमन जंग शुरू की मार्च 2015 में, उस पर उन्होंने इख्तलाफ जाहिर किया, और कतर के साथ जो ताल्लुकात खराब करने वाला मामला था, उस पर भी उन्होंने इख्तलाफ जाहिर किया। और उन्हें शायद कहीं से कोई भनक लग गई थी कि कुछ लोगों की पकड़ दकड़ हो सकती है, जिसमें तलाल वगैरह का नाम भी आया था। उनके गिरफ्तार करने से कुछ ही दिन पहले ये 2017 में फरार होकर के अमेरिका चले गए थे। एक वाकया और याद दिलाता हूं, आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बताया, मुझे एक बिल्कुल शुरुआती वाकया याद है। जब वो पहली बार फॉरेन विजिट पर, पहली बार जापान गए, पहली फॉरेन विजिट पर तो वो सऊदी अरब आए थे, तो वहां एक बात उन्होंने ऑफिशियल डिनर के टाइम पर कही कि साहब, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि दुनिया में इतने मुल्क हैं। मैं तो जब प्रेसिडेंट बन गया और मुबारकबाद के मैसेजेस आने शुरू हुए, तो मुझे पता चला इतने मुल्क हैं। और जापान के प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात यूएनओ में न्यूयॉर्क में हुई थी, और मुझे तो ये पता ही नहीं था इतने मुल्क हैं। तो ये आमतौर पर अमेरिकन इतने इग्नोरेंट होते हैं। और मैं खुद 98 में वहां गया था, तो वहां लोग ये बताते थे कि अमेरिकन किसी भी दूसरे मुल्क का नाम जब जानते हैं, या तो उनकी फौजें जाएं वहां पर जंग लड़ने के लिए, या उनका प्रेसिडेंट विजिट पर जाए। तो इतना यहूदियों ने उनको कर्ज के नीचे दाबा हुआ है कि वो 2-2, 3-3 जगह जॉब करते हैं, और घर में आके रोते हैं, और फिर काम के लिए निकल जाते हैं। मैंने खुद बहुत नजदीक से देखा। ये जो दूर से ऐसा लगता है कि अमेरिका बिल्कुल जन्नत है, हकीकत ऐसी नहीं है। मैंने बहुत से फैमिलीज को वहां पर देखा है। खैर, आखिर में कंक्लूड करने के लिए, सम अप करने के लिए, आप क्या कहेंगे इस सऊदी और अमरीकी ताल्लुकात से? जी, सऊदी और अमरीकी ताल्लुकात जो हैं वो आने वाले टाइम में बेहतर होते जाएंगे। हाँ। क्योंकि जो एमबीएस का जो 2030 का जो विजन है, जो वहां नई कॉस्मोपॉलिटन टाउनशिप्स बनानी है, सिटीज बनानी है, सब कुछ करना है, उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है अमेरिका से ही आ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो बिजनेस कॉन्क्लेव भी वहां पे हुआ था, मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस बिग नेम्स वहां पे आए थे, तो वो सब कहाँ के थे? वो तो सब अमेरिका के ही थे। तो ये मामला सारा ये बन रहा है कि आने वाले टाइम में फिर से अमेरिका और सऊदी के बीच में हालात जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे, और क्योंकि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, एक चीज आपने कही काजमी साहब, आपने कहा इग्नोरेंट कितने, सिर्फ इग्नोरेंट नहीं है, एरोगेंट भी है। अमेरिकन नेशन स्टेट का बात करने में उनकी एक एरोगेंस भी होती है। मतलब वो दिखाना चाहते हैं, भाई अच्छा, अब हमें पता चला कि तुम भी कोई मुल्क हो, मतलब दूसरे को उसकी औकात समझाना चाहिए, भाई हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे, अब तुमने मैसेज भेजा तो हम तुम्हें जानने लगे। तो इसमें काफी सारे इनके हमेशा अमेरिकन स्टैंडर्ड एक ऐसा रहा है, और बाद में मीडिया इसे ऐसे इंटरप्रेट करता है कि अमेरिका की एक हवा बना के रखी गई है। आप देखिए ना, कुछ चैनल्स हैं, डिस्कवरी चैनल पे आप देखिए, डिस्कवरी चैनल कितना इंटरेस्टिंग है। हम मुल्क भर में, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मुझे लगता है लोग अगर पार्ट टाइम में देखें, डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी चैनल का अगर आप देखेंगे ना, बेसिक मामला क्या है, वो अमेरिकन सुप्रीमेसी है। पूरा चैनल अमेरिकन सुप्रीमेसी की बात कर रहा होता है, कहीं ना कहीं अमेरिकन सुप्रीमेसी होती है। तो यही मामला इनका हर जगह चलता है कि ये लोगों के माइंड को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि अपनी सुप्रीमेसी दिखाकर साबित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को एक बात और याद दिला दूं कि सऊदी अरब में रेड सी के किनारे पर एक स्मार्ट शहर जो बन रहा है, नियोम, वो एक तरह से वर्चुअल राजधानी का किसी हैसियत उसकी है।
और उसमें बाकी मुल्क के जो कवानीन हैं वो वहां लागू नहीं होते, यानी वहां बेहयाई और सब कुछ। और जोग्राफियाई तौर पर मैं चूंकि जोग्राफी स्टूडेंट रहा हूं, तो मिस्र का शर्म अल शेख और इसके बिल्कुल सामने नियोम, और उससे कुछ ही 100 किलोमीटर के नॉर्थ पर इजराइल का बॉर्डर मिलता है, अकाबा वाला। तो ये इजराइल से वो नजदीकी, इजराइलियों को लिए तमाम अय्याशी का सामान वहां मुहैया किया जाना, ये इसको अमेरिका से दूर नहीं जाने देगा। ऐसे हालात बने हैं। हमें याद है कि बेंजामिन नेतन्याहू की भी जो सीक्रेट मुलाकात थी अमेरिका के ट्रंप के आखिरी दिनों में, वो नियोम में ही हुई थी, जिसमें माइक पोम्पियो भी आए हुए थे और इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो ये बहरहाल उस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा, ऐसा अंदाज है इजराइल और अमेरिका के ट्रायंगल से। ये चीजें समझने की हैं और वाकयात को कनेक्ट करने की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब माजिद हैदरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।